Arthat is brought to you by Coin DCX Go. Download the app now. इस पैलेस की तरह हमारे पास 4 और पैलेस हैं। वो विलेज, वो भी हमने ले लिया है। वो हिल, वो भी हमारा वो ही सब है। तो ठीक है, पर बिटकॉइन लिया क्या? कॉइन DCX Go डाउनलोड करो, 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन एंजॉय करो। सोचो मत, डाउनलोड करो। कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं पूरा 1 बिटकॉइन। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। साथ में फ्रेम में अंशुमान जी हैं। ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात है। अंशुमान जी कैसे हैं और अर्थात में हम लोग किस चीज पर बात करेंगे आज? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सिद्धांत। अर्थात में आप सबका स्वागत है। हमारे पास आज जो विषय बात करने के लिए है वो इस समय सबसे करीब है हमारे सामने। हम धीमे धीमे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे सामने दावे आने लगे हैं कि भारत में कोविड की दूसरी लहर रुक रही है, खत्म हो रही है। आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि चीजें नियंत्रित हो रही हैं, संक्रमण घट रहा है। लोगों के दिमाग में बीसियों तरीके के सवाल हैं, बीसियों तरीके की आशंकाएं हैं कि आखिर उनकी जो हालत है वो इन आंकड़ों में क्यों नहीं दिखती। तो हम आज उसे गहराई से टटोलने की कोशिश करेंगे। सवाल कई लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर आंकड़े वो क्यों नहीं बताते जो हमें दिखता है, तो वो क्यों नहीं बता पाते, सरकारें आखिर इन्हें क्यों छिपाना चाहती हैं, और आप कैसे जाने, अपने सामान्य ज्ञान से समझने की कोशिश करें कि महामारी की पैमाइश कैसे होती है। आपने इसलिए शीर्षक भी दिया है, बताएंगे तो बचाएंगे। हाँ। आगे बात करेंगे उसमें। पिछला अर्थात जो है, एक क्विक रिकैप आप सब लोगों के लिए। गांवों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बार बार ये बात हो रही है, कोविड अब शहरों से निकलकर गांवों में चला गया है और गांवों में जाना कितना भयावह है, क्यों भयावह है। शहर में जो आपको नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन, बेड, सिलेंडर, जो दिक्कत ये सामने हमारे है, ये गांव में और ज्यादा बुरी स्थिति में है। और क्या क्या सरकारी डाटा क्या तस्वीर दिखाता है, ये सब हमने पिछले हफ्ते के अर्थात में डिस्कस किया था। यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। उसके आगे बढ़ने पर हम डिस्कस करते हैं इंडिया टुडे हिंदी का अंक। अंशुमान जी बताएंगे इस हफ्ते के अंक में क्या है। सिद्धांत, इस बार की कवर स्टोरी हमारी उन लोगों पर है जिन्होंने शहरों में, अभी हम गांवों की बात नहीं कर रहे हैं, गांवों में वो नेटवर्क भी नहीं है, और जिस विषय पर हमने पिछली बार बात की थी वो धीमे धीमे खुलकर सप्ताह सामने आ गया। जगह जगह से वीडियोस, फोटोज आना शुरू हुए कि गांव में कितनी खराब स्थिति है, और फिर बाद में सरकार को गांव के लिए एक रणनीति बनानी पड़ी। एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी हेल्थ मिनिस्ट्री ने घोषित की कि गांव में कैसे कोविड की रोकथाम की जाए। पिछली बार हमने इस पर इंगित किया था कि सरकार के पास कोई रणनीति तो होनी चाहिए गांव के लिए, तो एक पूरी एसओपी गाइडलाइंस जारी की हेल्थ मिनिस्ट्री ने। इस बार का अंक इस बात पर केंद्रित है कि वो सारे लोग जिन्होंने, जिस समय सरकार अनुपस्थित थी, जिस समय सरकार आपको ऑक्सीजन, दवा, खाना, अस्पताल बेड नहीं दे पा रही थी, तो असंख्य लोगों ने एक तरीके से सरकार का विकल्प बनकर सामने खड़े होकर हमें मदद की। लगभग ऐसी स्थिति पिछले साल हमने उस समय देखी थी जब हजारों की संख्या में श्रमिक देश शहरों से घरों की तरफ लौट रहे थे। सरकार नदारद थी, लोग खाना पानी बांट रहे थे, उनके लिए उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करा के उनके घर पहुंचा रहे थे। लगभग वैसी ही परिस्थिति हमने प्रमुख शहरों में अप्रैल के महीने में देखी, जब एक सेल्फ हेल्प रिपब्लिक, एक पूरा स्वयं सेवा का गणतंत्र जैसे काम कर रहा था। लोग ट्विटर पर, फोन पर के जरिए सिलेंडर लाने की कोशिश कर रहे। तो ऐसे लोग जिन्होंने ने बगैर किसी हेतु के अहेतुक सहायता की और लोगों की जितनी जानें बचा सके, इस बार का अंक उन लोगों पर केंद्रित है। और अब आगे बढ़े, और जैसा मन पिछले एपिसोड में हुआ था, इस एपिसोड में भी हमारे पास एक क्रिप्टो को लेकर एक सवाल है। क्रिप्टो को लेकर बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके आसपास एक सवाल है। और अब आते हैं अर्थात पर। बताएंगे तो बचाएंगे, जैसा हमने पहले कहा कि शीर्षक ये है, और बहुत बहुत रोचक आर्टिकल है। बहुत ही ज्यादा सूचनाओं से, बहुत ज्यादा आंकड़ों से एकदम पगा हुआ है। और आप लोग, कई सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं आप उसको लिंक क्यों नहीं पेस्ट कर देते कहीं पे। तो वो लिंक आप गूगल सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको आसानी से। गूगल सर्च, कीवर्ड सर्च बहुत आसान है, वो सीख लीजिए, मिल जाएगा। तो बहुत रोचक ढंग से लिखा हुआ कॉलम है, और अंशुमान जी उसमें कहते हैं कि हम बीमारी के बजाय आंकड़ों का इलाज कर रहे हैं। और संख्याओं को लेकर, मतलब हम लोगों ने, अंशुमान जी, एक बहुत, सरकार ने, हमने क्या किया, बस सरकार ने, खासकर हमारे देश की सरकार ने आंकड़ों को लेकर अपना एक कंफर्ट जोन डेवलप कर लिया। एक
आराम तलब किस्म का तरीका उन्होंने इजाद किया कि आंकड़ों से कैसे डील करना है हमें। तो इन सब चीजों पर है अंशुमान जी बात करेंगे। पूरी बातचीत में हम लोग एक प्रेटेक्स्ट सुनेंगे, किस प्रेटेक्स्ट पे पूरी बातचीत है, फिर हम टेस्टिंग पे बात करेंगे, फिर हम मौत के आंकड़ों पे बात करेंगे, और आखिर में हम ये जानेंगे कि सही आंकड़े क्यों दरकार है। अंशुमान जी। सिद्धांत, आंकड़ों का जो कंफर्ट जोन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो आत्मघाती कंफर्ट जोन है। हमने अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में, विकास के आंकड़ों में, महंगाई के आंकड़ों में बहुत तरीके की गफलत देखी, पर जब महामारी के, मौत के, बीमारी के आंकड़ों में गफलत होती है तो खतरनाक होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो आप या हर व्यक्ति से इत्तेफाक करेगा। आप जिस मोहल्ले में, जिस गाँव में, जिस सोसाइटी में, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपको ये बताया जाए कि आपके इस एरिया का हर 5वां व्यक्ति कोविड की चपेट में है, उसे कोविड का संक्रमण है, चाहे उसका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है, एंटीजन टेस्ट हुआ है, उसमें से 40% ऐसे लोग हैं जो गंभीर संक्रमण का शिकार हैं, यानी वो एचआरसीटी के लेवल तक चले गए हैं और मौत का प्रतिशत काफी बड़ा है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने को ज्यादा सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे ना। आप ये कोशिश करेंगे कि आप ये जाने कि कहाँ हैं लोग जिनसे हम बचें, हम और ज्यादा सुरक्षा बनाएं, हम डबल मास्क पहने। लगभग वैसी ही स्थिति है कि ऑक्सीजन की चीख पुकार मची, श्मशानों पर कतार के बीच लोग सारी तबाही खुद महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसके सर्किल में कहीं ना कहीं कोविड से कुछ मौतें नहीं हुई होंगी, उसके आसपास कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ होगा। ये इसके लिए आपको रोज शाम को बैठकर स्वास्थ्य मंत्रालय की 45 मिनट की, 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सुबह आपको डैशबोर्ड देखने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति के दूसरे घर में, उसके परिवार में या तो मृत्यु हुई है, या कोई बीमार है, या कोई अस्पताल में रहा है, और जो नहीं है वे अपवाद स्वरूप हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग से मुझे याद आया, स्वास्थ्य मंत्रालय एक अजीब चीज है। मतलब वो आंकड़ों को इस तरीके से पेश करते हैं, उनको जब मृत्यु दर में पर बात करनी होती है तो वो कहते हैं कि साहब 2% है। 2% 1.25 अरब लोगों का, 1.35 अरब लोगों का 2% बहुत ज्यादा होता है। आप उसको संख्या को देखिए तो वो संख्या बहुत ज्यादा है। 2% कह देना आसान है, और उनको जब कहना होता है कि साहब कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, तो वो ये नहीं कहते कितने % लोगों का कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ। उन्होंने कहा कि साहब हम 17 करोड़ डोज दिए हैं। तो उनको पता है कि 2 से बड़ा 17 दिखता है, इसलिए आगे करोड़ लगा दो तो हम ज्यादा एक इजी वे में और ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। अंशुमान जी कुछ कह रहे हैं? और यही सब जो गिमिक है, यही सब जो प्ले है, उसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप देखिए, हमारी और आपकी जिंदगी का सवाल है सिद्धांत। हमें पता होना चाहिए कि हमको बीमारी कितनी गहराई से घेर रही, कितने करीब तक आ रही। तो ये जो पूरा आंकड़ों का प्ले है, ये कैसे होता है और इसे समझने की जरूरत है, और क्या दुनिया में हुआ मैं जानने की जरूरत है। तो वो लोग जो अपने आसपास बीमारी, तबाही देख रहे हैं, एक शहर में, गांव की तो बात छोड़ दीजिए, एक शहर में एक पॉश इलाके में भी मेडिकल स्टोर्स पर लंबी लाइनें देख रहे हैं, आरटीपीसीआर के लिए 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन वेट कर रहे हैं, उपलब्ध ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जब सरकार के आंकड़े शाम को देखते हैं, या किसी एक सरकारी अधिकारी का एक सुहाना सा ट्वीट, अच्छी सी भाषा में, हिंदी अंग्रेजी में लिखा हुआ आंकड़ों के साथ कि वी हैव रिकवर्ड, हमारी रिकवरी रेट इतनी अच्छी हो गई, और वी आर डिफीटिंग कोविड, और हम कोविड से जीत रहे हैं और दूसरी लहर खत्म कर रहे हैं, तो उन्हें उनके अंदर एक अजीब सा विद्रूपता का एहसास होता है। उनको लगता है कि जो हम भुगत रहे हैं, जो हम भोग रहे हैं, वो सरकारी आंकड़ों में दिखता क्यों नहीं है, और आखिर सरकार को इससे छिपाकर मिलता क्या है। महामारी तो सबको पता है सामने, सरकार को इससे छिपाकर क्या मिलता है। तो वो महामारी का विज्ञान बहुत कठिन नहीं है, और रहीम का एक दोहा है बहुत पुराना, जिसको अक्सर लोगों को याद रखना चाहिए। रहीम ने लिखा था ना कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। रहीम ने लिखा था कि अगर आपकी अच्छी सेहत है, आपके खून बह रहा है, आपको खांसी आ रही है, आप खुश हैं, आपकी दुश्मनी है किसी से, आपको किसी से प्रेम है, और आपने मदिरा का नशा कर लिया है, तो आप कितना भी दबा लो, ये दबता नहीं है, जहान इसे जान ही जाता है। तो ये महामारी का विज्ञान बिल्कुल लगभग रहीम के इस बेसिक सिद्धांत पर चलता है। पूरी दुनिया के देशों ने पिछले 1 साल में एक दूसरे की गलतियों से बहुत कुछ सीखा।
आंकड़े कैसे बताए जाएं, लोगों को कैसे सूचनाएं दी जाएं, सच्चाइयों को कैसे स्वीकार किया जाए। क्योंकि यह महामारी 21वीं सदी 20वीं सदी में 21वीं सदी में आई, तो इससे पहले की जो महामारियां थी, ब्लैक डेथ प्लेग और स्पेनिश फ्लू, और उससे पहले की जो बीमारियां थी, उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखी गई। हम जो भुगत रहे हैं वो आंकड़ों में क्यों नहीं दिखता, उसकी दो वजह। आप बहुत ज्यादा प्रतिशत और बाकी चीजों में शायद ना जाएं, जो मोटे मोटे आंकड़े जिन पर हमें रोज हमारे ऊपर फेंक दिए जाते हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि हम रिकवरी रेट देखें, हमसे कहा था रिकवरी रेट देखिए। महामारी के दो पैमाने हैं और दोनों ही भारत में संदेह के गहरे कीचड़ में फंसे हुए हैं। उस पर आप प्रत्यक्ष रूप से संदेह कर सकते हैं और उस पर लोगों से सवाल करके पूछ सकते हैं। सरकार के प्रचारक एक तरफ कहते हैं, जैसे आपने इशारा किया, कि साहब 10 लाख की आबादी पर हमारे सबसे कम लोग बीमार हैं। यही तो तर्क दिया जाता है साहब, 10 लाख की आबादी पर देखिए ना, 10 लाख की आबादी पर देखिए हमारे कितने कम लोग बीमार हैं। हमारा अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को हुई थी, राज्यों के मुख्यमंत्री, सरकार के अधिकारी 10 लाख के रेशियो में देखिए, उनसे यह पूछिए कि 10 लाख पर जांच कितनी है। अगर आप 10 लाख की आबादी का ही पैमाना अपनाएं तो भारत में सरकार के डैशबोर्ड के हिसाब से 32,000 जांचें हो रही हैं। बाप रे बाप, केवल 32,000। ये 10 लाख की आबादी पर जांच का आंकड़ा है जो सरकार के कोविड डैशबोर्ड पर, मैं वही आंकड़े कोट करूंगा जो डैशबोर्ड पर या सरकार पर अवेलेबल है, और उनमें ही आप समझ सकते हैं कि छिपाने की कोशिश कैसे की जा सकती है। यानी 10 लाख की आबादी के 3% लोगों की जांच हो रही है। ये वो लोग हैं जो वस्तुतः डर कर जांच कराने चले गए हैं या जिनके आसपास के लोगों ने जांच कराने भेज दिया है। यहां इन्फ्लुएंजा नेट जैसी स्थिति नहीं है कि मुझे जुकाम हुआ और मैंने एप्लीकेशन पे जाके डाल दिया कि साहब 3 दिन से मुझे जुकाम है, छींकें आ रही, क्या मैं कोविड सस्पेक्टेड हो सकता हूं? नहीं है ये। अब आप पूरी आबादी की तुलना में देखिए कि कितना बड़ा है आंकड़ा मिलेगा अगर 10 लाख पर 3% जांच का है। महामारी में के असर की पैमाइश दो लहरों के बीच तुलना से होती है, क्योंकि हमेशा वायरल डिसीज की पहली वेव आती है, फिर दूसरी वेव आती है। कोविड की पहली वेव और दूसरी वेव आई। अब आप एक आंकड़ा समझने की कोशिश करिए, वो भी आंकड़े पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। थोड़ा सा जो आंकड़े में रुचि रखने वाले लोग हैं वो जरा जाएंगे, डेटा माइनिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। विभिन्न राज्यों में सिद्धांत पहले दौर की जो पहली वेव थी, जो अब सितंबर के मध्य से धरातल पर आ गई, सितंबर में उसका पीक आया था पिछले साल, वहां से मई के दूसरे हफ्ते तक विभिन्न राज्यों में जो संक्रमण थे वो 15 से 233 टाइम्स बढ़ गए, 233 गुना बढ़ गए। ये सरकार के आंकड़ों की बात है। तभी तो हम जिस आंकड़े को बहुत बड़ा सितंबर में मानते साहब 1 लाख 1.5 लाख केसेस, उतने तो एक्टिव केसेस और लाइव केसेस हमारे सामने हैं। तो अलग अलग राज्यों का आंकड़ा अगर आप देखें कोविड के डैशबोर्ड पर, तो आपको दिखाई देगा कि पिछले साल की जो पीक थी पहले वेव की, उस पीक की तुलना में अलग अलग राज्यों में जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जो भी जांच कर रहे हैं, यहां फिर हम वो डिस्क्लेमर बता देते हैं कि जांच बहुत कम है 10 लाख की तुलना में। जो भी वो जांच कर रहे हैं, वो छोटा सा जांच का आंकड़ा हमें यह बता रहा है कि पहली वेव की तुलना में दूसरी वेव में इन्फेक्शंस 200 टाइम्स तक बढ़ गए, 200 गुना तक बढ़ गए, 15 से 200 गुना तक बढ़ गए। अब इन राज्यों में जब आप पलट कर ये पूछिए कि साहब अगर आप क्या इन्फेक्शन 15 गुना बढ़ गया, 148 गुना बढ़ गया, 200 गुना बढ़ गया, तो टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ी, जांच की कैपेसिटी कितनी बढ़ी? और ये आंकड़ा जब आप देखो तो आपको दिखाई देता है कि ज्यादातर राज्यों में, ज्यादा अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी, 5 गुने से ज्यादा जांच की क्षमता कहीं बढ़ी ही नहीं। यानी संक्रमण बढ़ रहा है 15 गुना, और उन राज्यों में, बड़े राज्यों में जहां संक्रमण 200 गुना तक बढ़ा सरकार के आंकड़ों के भीतर, वहां पर 10 लाख की आबादी पर 1000 जांच भी नहीं हो रही, 1000 जांच भी नहीं हो रही। तो जब ये पैमाइश आप देखें तब आपको स्वाभाविक रूप से लगता है कि अब कितने सारे कोविड के संक्रमित हमारे आसपास टहल रहे हैं, जुकाम से छींकते हुए या खांसते हुए, हमें पता ही नहीं है क्योंकि उनको जांच नहीं कराएगी। अब इसके आगे का दूसरा आंकड़ा समझिए, ये भी सब सरकार के आंकड़े, इनको भीतर से देखिए। जो भी मुट्ठी भर जांच भारत में हो रही है 10 लाख में, उस मुट्ठी भर जांच में सिद्धांत 100 में से 23 लोग बीमार मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जिसको सरकार कहती है, जो ऊपर नीचे होता रहता है, 15 है, 16 है, 20 है, बीच में 23 और कुछ जिलों में 40% तक था। यानी संक्रमण बहुत भयानक है। कोट एंड कोट सरकार कह रही है ये वायरस बहुत खतरनाक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं दूसरा दौर ज्यादा घातक है, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है दूसरा दौर ज्यादा घातक है। हर व्यक्ति, हर डॉक्टर सुबह से शाम तक टीवी पर यह कह रहा है कि पिछली बार से संक्रमण कई गुना ज्यादा है, पर उस कई गुना के हिसाब से जांचें नहीं हो रही। तो हम किसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसे खतरे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ।
जांचें देखिए, अब इस पूरी जांच को जो बता रहे हैं शिवांग जी, आप इस जांच को अगर आप स्टेट वाइज स्प्लिट करिए तो कई सारे राज्य ये बहुत अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब देखिए, हम 2 लाख टेस्टिंग कर रहे थे तो हम 2 लाख ही टेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ संक्रमण की दर कम हो गई है, हमारे यहाँ संक्रमण के केस कम हो गए। कई राज्यों में ऐसा हुआ है। तो हम 3 लाख कर रहे थे तो 3 लाख कर रहे हैं, हम 1.5 लाख कर रहे थे 1.5 लाख कर रहे हैं, हमने टेस्टिंग नहीं घटाई। लेकिन यहां पर जो कैच है अंशुमान जी, मुझसे कई अधिकारियों ने मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बताया बातचीत में, उन्होंने बताया कि सिद्धांत हम लोगों ने आरटीपीसीआर घटा दिया, हम लोगों ने एंटीजन टेस्ट बढ़ाया। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक सी समस्या थी कि आरटीपीसीआर करने की कैपेसिटी नहीं थी, इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे, आरटीपीसीआर करने की कैपेसिटी नहीं थी, 7-7 दिन में रिजल्ट आ रहे थे। रैपिड एंटीजन से हमको तुरंत रिजल्ट मिल जा रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे तो हम लोग रैपिड एंटीजन बढ़ा दिए थे, कई राज्यों में ऐसा हुआ। और वो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि रैपिड एंटीजन बढ़ाया तो इससे आंकड़ों में गिरावट दिखने लगी, गांवों में इस समय रैपिड एंटीजन हो रहा है। और यहां पर उस निर्देश का, उस आपको याद होगी अंशुमान जी, वो गाइडलाइन थी टेस्टिंग पे, मुझे ये बात याद आ गई कि रैपिड एंटीजन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, लेकिन रैपिड एंटीजन में अगर आप नेगेटिव हैं और आप फिर भी सिम्टोमेटिक हैं तो आपका आरटीपीसीआर दोहराया जाएगा जी फॉर द वेरिफिकेशन। ये नहीं हो रहा है कई राज्यों में ऐसा। वो देखिए, महामारी में और किसी भी बीमारी में, जैसे बीमारी में मैंने आपको रहीम का बेसिक दुआ बताया, वैसे ही आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक बुनियादी नारा सूत्र है, जांच से बचे जान। आप जांच करेंगे तभी जान बचेगी, सीधी सी सूत्र है। चाहे आप डायबिटिक हो या आप कार्डियक पेशेंट्स हो या आप पेट के बीमार हो, आप जांच तो कराएंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने बीमार हैं। और महामारी में तो जांच से ही जान बचती, जांच हुई तो दवा मिलना शुरू हुई। अब यहाँ लोग इस बात पर सवाल करेंगे, मैं उस सवाल को पहले प्रीएम्प्ट करके उसका जवाब दे देता हूँ, फिर अगले हिस्से पर आता हूँ जो ज्यादा भयानक और खतरनाक है, मौतों वाला आंकड़ा जिससे लोग ज्यादा परेशान। बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब 10 मिलियन, 1 मिलियन पे या 10 लाख लोगों पर जांच का पैमाना डिबेटेबल है, क्योंकि आप अलग अलग राज्यों की आबादी अलग अलग है। आप उत्तर प्रदेश में 10 लाख की तुलना मिजोरम से या नागालैंड से कैसे करेंगे? इसलिए जब महामारी आती है तो जांच के रेशियो को उस राज्य में बढ़ने वाले संक्रमण के दर से नापा जाता है कि पहली लहर की तुलना में संक्रमण कितना ज्यादा बढ़ा। अगर पहली लहर की तुलना में आपके पास पहली लहर में एक दिन में आपके पास 50-20 हजार मरीज आ रहे थे और आपके पास दूसरी लहर में 2 लाख मरीज आने लगे, तो 20 हजार की टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़कर किस लेवल तक गई है ये इससे क्षमता तय होती है। तो अब आप भारत में जब भी आंकड़े देखें, क्योंकि इसके बाद हम दूसरे सेगमेंट पर चलेंगे, भारत में जब भी जांच के आंकड़े देखें तो उसे 10 लाख की आबादी पर भी देखें और संक्रमण की तुलना में भी देखें, और देखें थोड़ा सा बैठकर जो लोग हैं कि पिछले साल की तुलना में किस बड़े राज्य में कितने ज्यादा केसेस आए और की तुलना में संक्रमण की क्षमता कितनी, जांच की क्षमता कितनी बढ़ी। अभी क्या है, अभी जब भी सरकारें आपको बताती तो टोटल जांचों की पिछली बार से लेकर अभी तक इतनी करोड़ जांचें की हमने इसकी संख्या बताती, उस संख्या का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहली लहर का संक्रमण और दूसरी लहर का संक्रमण, दूसरी लहर में गंभीर बीमारों की संख्या और पहली लहर में गंभीर बीमारों की संख्या, इन सब में जमीन आसमान का फर्क है। पहली लहर में ऑक्सीजन मांगने वालों की संख्या औसतन राज्यों में 10 से 12% थी, दूसरी लहर में 40% तक हो जी। कई सारी राज्य रेमडेसिविर पहले लहर में कितने लोग मांग रहे थे, आज हर दूसरा आदमी ट्विटर पर रेमडेसिविर मांगता दिखता। स्टेरॉइड की खपत पहली लहर में कितनी थी और दूसरी लहर में कितनी हो गई। एचआरसीटी कराने वाले लोग पहली लहर में कितने लोग गए थे जिनको कि कोविड का निमोनिया हुआ था, आज हर तीसरा आदमी एचआरसीटी कराने जा रहा है। जो ठीक भी होगा उनके भी लंग्स में 30%, 40%, 45% इन्फेक्शन अभी भी मौजूद है। तो जो विभीषिका है महामारी की, जो गंभीरता है, वो गंभीरता जिस अनुपात में बढ़ी उसी अनुपात में कोविड के आंकड़ों का प्रबंधन बेहतर हो गया। हम बीमारी से नहीं लड़े, हम आंकड़ों से लड़ने लगे। हमारी सरकारों ने आंकड़ों को रेगुलेशन की तरह, पानी की तरह खोलना बंद करना शुरू कर दिया। पिछली लहर तक सारे के सारे आंकड़ों का प्रबंधन केंद्रीय स्तर पर होता था, आईसीएमआर आंकड़े जारी करता था, आपको याद होगा। उसके बाद केंद्र ने राज्य सरकारों को छोड़ दिया और राज्य सरकारों ने अपने तरह से जब वो जीतना चाहते थे तब उन्होंने जीतना दिखाया। और मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि प्रधानमंत्री ने 2 बार ये बात कही। अब वो कही कितनी सही थी और कितने लोगों को, उन्होंने कहा, इस बात पर संकेत दिया कि आंकड़ों का मैनेजमेंट हो रहा है, आंकड़ों की इंजीनियरिंग हो रही है, हम जीता दिखाने के लिए टेस्टिंग रोक रहे हैं। वो बराबर टेस्टिंग ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, पर टेस्टिंग ट्रेसिंग के जो डेटा हैं वो संक्रमण के अनुपात में हमें किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं करते। तो हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं जांच घटाकर, आंकड़े घटाकर ज्यादा लोगों को खतरे की तरफ पहुंचा रहे हैं। अब दूसरा आंकड़ा,
जिस पर सबको सवाल है, सब लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मौतें क्यों नहीं दिख रही। कितने लोग दिवंगत हुए, कितने लोगों की जान गई। लोगों को लाशें नदियों में तैरती दिखती हैं, नदी के तटों पर बिखरे हुए शव दिखाई देते हैं। दिल्ली में तो हमने दिल्ली में लखनऊ में, बैंगलोर में, बाकी जगह में बहुत सारी जगह बड़े पैमाने पर मौतें देखी। और कम से कम अगर आप व्यक्तिगत रूप से जानने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पहले, दूसरे, तीसरे साइकिल में कहीं ना कहीं कोई जानकार व्यक्ति की मौत नहीं हुई होगी। ये सामान्य अनुभव से हम जान सकते हैं। होता यह है कि ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो मेरी बातचीत पूरी दुनिया में पैंडेमिक के डेटा एनालाइज करने वालों से, डेटा क्रंचर से, जिसके आधार पर मैंने ये सारी एनालिसिस की भारत क्या, उन्होंने मुझे बताया कि भारत के आंकड़ों को देखने का तरीका क्या है। महामारी के आंकड़े देखे कैसे जाते हैं। हम वैसे उन आंकड़ों को नहीं दे सकते जैसे कि हम डायबिटीज की ग्रोथ के, टीबी के ग्रोथ के आंकड़ों को देखते हैं या कार्डियक डिसीज की ग्रोथ के आंकड़ों को देखते हैं। ये एक दूसरे तरीके का सिस्टम होता है। तो उन्होंने दूसरा जो पैमाना इस्तेमाल होता है सिद्धांत, वो ये है कि जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले हिस्से पर संक्रमण फैल जाता है, दूसरी लहर आ जाती है, जब आप ये जान लेते हैं कि आबादी के एक बड़े हिस्से पर संक्रमण आ गया है, यानी पहली लहर की तुलना में औसतन इन्फेक्शन जो है वो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ गया है और 200 गुना तक बढ़ गया है, तो आप जिस दूसरे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं वो दूसरा पैमाना होता है कि संक्रमण की तुलना में मौतों का अनुपात कितना है, जिसे हम केस फर्टिलिटी रेशियो कहते हैं। इस शब्द का, इस रेशियो की चर्चा हमने पिछले दिनों में सुनी है। सरकार से जब आप बात करिए तो इसके आसपास बहुत सारी चीजें घुमाने की कोशिश करते हैं, पर केस फर्टिलिटी रेशियो बाद में आता है, क्योंकि जान बचाना सबसे अंतिम लक्ष्य है। कि चलिए संक्रमण तो हो गया, हम नहीं रोक सकते, हमें तो पता ही है कि हर आदमी संक्रमण था। सीरो सर्वे ने तो यही बताया था कि भारत में किस टाइम संक्रमण बढ़ा हुआ है। तो अब एक सीमा के बाद हम महामारी का संक्रमण रोक नहीं सके, वो एयरबॉर्न थी या वो लोगों से फैलती थी। अब हमारी अगली चुनौती स्वास्थ्य सिस्टम की, सरकार की क्या है? गंभीर बीमारों को गंभीर स्थिति तक जाने से रोकना, और जो गंभीर स्थिति तक चले गए उनकी जान जाने से रोकना। और इसलिए मौतों के आंकड़ों पर की गहरी और साफ सुथरी पैमाइश जरूरी हो जाती है। और इसलिए किस देश ने कोविड का प्रबंधन या कोविड से का इंतजाम या महामारी से बचाव कितने प्रभावी ढंग से किया, सिद्धांत, वहां पर मौतों के आंकड़ों से उसकी पैमाइश होती है। संक्रमण के आंकड़े शुरुआत में देखे जाते हैं। भारत की सरकारें मौतें छिपाने के लिए कुख्यात हैं। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जिस सुरंग में सामान्य रूप से मौतें गुम हो जाती हैं। भारत में 1969 का जन्म मृत्यु कानून है, जिसका इतना घटिया क्रियान्वयन है कि आप उसे देख सकते हैं। हम कुछ आपको डेटा बताते हैं। 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 में आया। उसने ये बताया कि भारत के अधिकांश राज्यों में 60 से 65% तो मौतें दर्ज ही होती हैं, रजिस्टर ही होती हैं। 60% 65% मौतें केवल गोवा एक ऐसा राज्य उन्होंने बताया जहां 100% रजिस्ट्रेशन दिखता है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। ये सर्वे इसमें भी बिहार जैसे राज्य में तो केवल 37% डेथ रजिस्टर होती हैं। ग्रामीण इलाकों में तो डेथ के रजिस्ट्रेशन का लेवल और भी कम है। अब इस सर्वे में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि सर्वे ने कई बड़े राज्यों को शामिल ही नहीं किया अपने सर्वे में। ये बताया नहीं कि कुछ बड़े राज्यों में डेथ के रजिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या है। दूसरी जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कि ग्लोबल सेंटर फॉर हेल्थ रिसर्च ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत में सारे के सारे डेमोग्राफिक आंकड़ों की रजिस्ट्री करता है, जनसंख्या के, शिक्षा के, उसके साथ मिलकर 1998 से 2014 के बीच में एक स्टडी की थी और उसका नाम था मिलियन डेथ स्टडी। वो स्टडी इसलिए की गई थी कि भारत में जो मरे हुए लोग गुम हो जाते हैं, मरते तो हैं लोग पर वो उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वो कौन थे, उनका आंकड़ा क्या होता, रजिस्टर कहाँ होता। उन्होंने उसमें ये पाया सिद्धांत कि भारत में केवल 21% मौतें, सिर्फ 21% मौतें प्रॉपर मेडिकल वेरिफिकेशन के साथ दर्ज होती हैं। सिर्फ 21% मौतें। अब आज इस समय भारत जब दुनिया की सबसे ज्यादा संक्रमित आबादी वाला देश है दूसरी लहर में, तो आप जिस चीज की बात कर रहे थे, तो सच छिपाने की सारी कोशिशें करने के बाद भी भारत में केस फर्टिलिटी रेशियो 1 से 2% के बीच है। और ये केस फर्टिलिटी रेशियो यूरोप के सबसे अच्छे स्वास्थ्य सेवा वाले देशों के बराबर है, कम नहीं है। जिसका दावा किया जा रहा है कि भारत में कम लोग मर रहे हैं, केस फर्टिलिटी रेशियो के मामले में हम यूरोप के देशों के बराबर हैं, जहां हमसे ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य ढांचा था।
जी। जहां हमसे बेहतर बेहतर परिस्थिति थी। और एक तथ्य इसमें जोड़ना जरूरी है, जो आंकड़ा मुझे अभी मिला, जिसको को आप सोचिए, भारत के आधे हिस्से में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कोई स्वास्थ्य ढांचा नहीं है, दवा नहीं है, ऑक्सीमीटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहां तो छोड़ दीजिए। 14 अप्रैल से 12 मई के बीच जनरक्षा और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया, एक डेटा क्रंच किया, जो कि सरकारी डेटा था। सिद्धांत 14 अप्रैल से 12 मई के बीच 4 सप्ताह में देश के 6 महानगरों में 17,000 मौतें दर्ज की गई। 17,000 मौतें, आप सोचिए 4 हफ्ते के अंदर। ये वो शहर हैं जहां पर देश की सर्वश्रेष्ठ जो भी उपलब्ध है, सर्वश्रेष्ठ 6 महानगरों की बात कर रहा हूं मैं, छोटे कस्बों की बात नहीं कर रहा हूं कि आप किसी छोटे कस्बे की बात कर रहे हैं। 6 बड़े शहर, दिल्ली मुंबई जैसे, 17,000 मौतें 4 महीने के बीच में, 4 हफ्तों के बीच में दर्ज की गई, 14 अप्रैल से 12 मई तक, जो जहां पर कोविड के मरीजों का प्रतिशत केवल 15% है। मुझे वो सब स्टोरीज याद आ रही हैं। अब आपको याद आ रही है वो डेथ सर्टिफिकेट से कोविड डेथ का मिला हुआ, मतलब जिन शहरों में टोटल पेशेंट का लोड केवल 15% है, वहां पर 4 हफ्तों के भीतर 17,000 मौतें दर्ज की गई। तो आप गांवों में या उससे नीचे उतर जाइए, कस्बों में, थोड़ा किसी बड़े शहर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर निकल जाइए, तो वहां कोई कोविड की मौत रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। और अब वो खबरें, वो सूचनाएं, वो व्यक्तिगत संदर्भ, वो जानकारियां आने लगी हैं कि साहब टाइफाइड बताकर मौत दिखा दी गई, कोविड नहीं बताया गया, उनको किसी भी चीज से बता दिया गया। अब इसमें हमें सबको पता है कि कोविड की मौतें कौन सी ऐसी सुरंग में खो जाती हैं, कहां चली जाती हैं। जब अस्पतालों में मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, जब सही सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा रहे हैं, सरकारों ने यह तक इंश्योर नहीं किया कि जो व्यक्ति कोविड से मरा उसे कोविड के सर्टिफिकेट का तो इंश्योर कर दिया जाए। उसे क्या दिक्कत है? आप क्या मुआवजा देंगे जब सरकारें दावा करती हैं कि कोविड से मरने वालों को मुआवजा देंगी, जब वो कोविड की मौत ही दर्ज नहीं होगी उनकी वो स्थिति में, जबकि भारत में 80% लोगों की तो मौत में या मृत्यु में कोई भी चिकित्सीय प्रमाण पत्र होता ही नहीं है। अब होम आइसोलेशन में जो लोग मरे, ऑक्सीजन की कमी से जो मरे, उनका क्या डेटा होगा? यहाँ एक तथ्य जानकारी के लिए कि इटली में मौतों के जब आंकड़े आए थे ना पिछले साल, तो लोग कांप उठे थे। ऐसे दृश्य बहुत हृदय विदारक दृश्य थे, मास ग्रेव्स के, डेड बॉडीज के। वहां तब काफी डिबेट हुई पूरी दुनिया में। इटली ने क्या किया कि उसने वहां पर कोविड के कारण और कोविड की वजह से अन्य बीमारियों के कारण इनकी मौतों के आंकड़ों को एक साथ मिला दिया, और इसलिए वहां पर डेथ का नंबर बड़ा हो गया। पूरी दुनिया में इस बात की डिबेट आज भी चल रही है, और पारदर्शिता के पक्षधर उन्होंने कोविड और कॉम्प्लिकेशंस की डेथ को, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को, और कोमॉर्बिडिटीज यानी जो सहरुग्णताएं हैं और कोविड है। अब पूरी दुनिया की मेडिकल फेटर्निटी के बीच में डिबेट अमेरिका ने इसमें काफी गूफअप किया अपने शुरुआत के आंकड़ों में। पूरी दुनिया में इस बात पर डिबेट चल रही है, और वो डिबेट भारत पारदर्शिता के साथ उसे हैंडल किया जाना चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल पहुंचा है, उसको कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, उसे डायबिटीज हो सकती है, उसे कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, उसे किडनी की समस्या हो सकती, पर उसकी ये समस्या बढ़ी तो कोविड के इन्फेक्शन के कारण है, तभी तो अस्पताल पहुंचा है। तो क्या उसकी मृत्यु को कोविड संक्रमण से माना जाए या उसकी बीमारी से माना जाए? यूरोप के बहुत सारे देशों ने कहा नहीं, क्योंकि अभी तक कल तक तो वो स्वस्थ था, अपनी कोमॉर्बिडिटी का इलाज करा रहा था। सडनली अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है और वो RT-PCR में पॉजिटिव पाया जाता है, तभी तो आप उसको संक्रमित मानेंगे। कोविड के टेस्ट में अगर वो संक्रमित है और उसकी मृत्यु भले ही हार्ट अटैक से होती है, उसकी मृत्यु भले ही किसी दूसरे कॉम्प्लिकेशन से होती है, तो उसकी मृत्यु का बुनियादी कारण मेडिकली क्या माना जाना चाहिए, इस पर डिबेट है पूरी दुनिया में। लेकिन हम ये डिबेट इसलिए खोलना चाह रहे हैं कि दुनिया के देशों ने इस पर अलग अलग पैमाने अपनाए कि कोमॉर्बिडिटीज को विद कोमॉर्बिडिटीज और विदाउट कोमॉर्बिडिटीज, एंड विद कोविड एंड विदाउट और विद कोमॉर्बिडिटीज को कैसे से मेजर किया जाए। यहाँ एक और चीज जो समझना जरूरी है कि हमें लगता है, जैसे कि आपको भी महसूस होता होगा, बहुत सारे लोग लगते हैं कि साहब ये बहुत कुछ इमेज मैनेजमेंट का खेल है। सरकारें चाहती हैं कि आप मौत की चर्चा ना करें, आप ये ना बताएं कि लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आंकड़े ना दिखाएं, आप कुछ अच्छी दूसरी चीजों की बात करें कि हम कितनी तेजी से इसमें निकल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जब लोग अस्पताल और शमशान के बीच भटक रहे हैं, सिद्धांत, लोगों को क्रेमेटोरियम में जगह नहीं मिल रही है, लोगों को लकड़ी नहीं मिल रही है जलाने के लिए, हर व्यक्ति के घर कहीं ना कहीं दुख है, अवसाद है, मृत्यु है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि दिन में 5-5, 6-6 शोक सभाओं पर वर्चुअल
हिस्सा ले रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो आपके घर के आसपास बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार की छवि संवरती है, गुस्सा बढ़ता है ऐसे प्रचार से। ऐसे प्रचार से लोगों में, ये प्रचार का भी कम्युनिकेशन का भी फंडामेंटल सिद्धांत है कि जो चीज आदमी महसूस कर रहा है वो उसे महसूस ना करनी दी जाए। दुख भी उसका अधिकार है और अगर वो दुख उसका जैविक अधिकार है, और दुख अगर आप वो दुख महसूस कर रहा है और दुख जाहिर कर रहा है, उसे आप उस दुख से रोकें तो उससे आपका अच्छा प्रचार कहां से होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्थिति है कि प्रधानमंत्री राज्यों से कहते हैं कि आप आंकड़े मत छिपाइए, आप तो ज्यादा से ज्यादा जांच करिए, डरिए मत बीमारों की संख्या बताने के लिए। यहाँ राज्य सरकारें हर संभव इस कोशिश में लगी हैं कि आप ये मत बताइए कि कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग, ये बताइए कितने लोग रिकवर करके बाहर निकले हैं। जो रिकवर करके बाहर निकले वो तो स्वस्थ हैं। WHO ने एक बात आगाह की थी शुरुआत में जब ये बीमारी आई थी, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। WHO ने दुनिया भर के देशों को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सुझाई थी। ये बात शायद मुझे याद पड़ती है अप्रैल या मई के आसपास की होगी, और उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि कोविड में बहुत तरीके की अनसर्टेनिटीज हैं, बहुत तरीके की अनिश्चितताएं। हमें इसके बारे में बहुत कम मालूम है। ये एक वायरस है जो म्यूटेट हो सकता है, ये अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से असर कर सकता है, अलग अलग आयु वर्ग पर इसके अलग असर हो सकते हैं। ब्लैक फंगस की तो किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी, व्हाइट फंगस की तो भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। तो उनका यह कहना था कि सरकारों को इन अनिश्चितताओं को स्वीकार करना चाहिए और पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने देश को, लोगों को बताना चाहिए ताकि वो सतर्क रहें। उन्हें ये भरमाना नहीं चाहिए कि आप जीत गए हैं, आप उन्हें ये बताना चाहिए कि खतरा बहुत बड़ा है, बचने की कोशिश करिए। आप एड्स के से जुड़े हुए जो संचार अध्ययन है वो बताते हैं कि एड्स को लेकर जो भय फैला था, एड्स के प्रचार में जो लोगों को बताया गया था, किसी ने छुआ तो तुम गए, इस तरीके का प्रचार। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ कि एड्स कंट्रोल से जुड़े हुए एक ऑफिसर थे जिनसे करीब 5-6 साल पहले मेरी न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी। तो वो मजाक में कहते थे कि एड्स हम इसलिए लोगों को अलर्ट कर पाए कि लोगों को लगा कि नहीं साहब इससे बिल्कुल बच के रहो, नहीं तो ये छुआ तो गए। उसने लोगों को इस बीमारी से बचने में मदद की। तो हमें ये पता है कि अगर हम वायरस की सही जानकारी को, तबाही की, बीमारी की, मौत की सही जानकारी देंगे तो शायद लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। शबाना आजमी को टीवी पे आना पड़ा था विज्ञापन करने, ऐसा कोई याद होगा अधिकतर। तो अब जब किससे उल्टा स्पेनिश फ्लू का इतिहास हमारे पास है, सिद्धांत जो बताता है कि उस समय की ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन, चूंकि हम ब्रिटिश शासन में थे, तत्कालीन संचार माध्यमों को रोका था और गांव तक स्पेनिश फ्लू की जानकारी नहीं गई थी और गांव बाद में शमशान में बदल गए थे। बहुत बड़ी मौत हुई थी, संख्या हुई थी, जिसका इतिहास हमें पढ़ाया जाना चाहिए। मैं ऐसे ही अपने नियमित अध्ययन में महाभारत पढ़ रहा था। तो जो कोविड के आसपास मैं दशा देख रहा हूँ, सिद्धांत लोगों से बात सवेरे से शाम तक जो SOS कॉल्स आते हैं, मिलते हैं, उसमें मुझे लगा कि महाभारत का एक मौसल पर्व है। उसकी कथा ये है कि वो एक मूसल श्राप कृष्ण के वंशजों ने और उनके कुल वाले लोगों ने अपने पेट में छिपा लिया था और उसके बाद वृष नियंधक कुल के सारे लोगों का नाश हुआ। उसमें व्यास एक श्लोक लिखते हैं महाभारत के मौसल पर्व में कि काल जो है वो लोगों के घरों को सूंघता हुआ घूम रहा है। कोविड की स्थिति लगभग ऐसी है, हर व्यक्ति भय में है, फियर में है, उसको लगता है कि बाहर निकला और उसको कोविड पकड़ लेगा। और अब की बार ये पिछले साल जैसी स्थिति नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि वो मौसल पर्व जैसी स्थिति, उसके अगर आप श्लोक पढ़ें तो आपको लगता है कि जैसे हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं डर है कि किसी से छू गया, किसी से मिल गया तो उसे कोविड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आंकड़ों का प्रबंधन, जीत के मनचाहे ऐलान, चीजें खत्म हो जाने की घोषणाओं से होगा क्या? अंततः होगा ये कि बहुत सारे लोग, सिद्धांत, जो जीविका गंवा के भी सिर्फ इस डर से घर में बैठे हुए हैं कि कोविड ना पकड़ ले, वो बाहर निकल पड़ेंगे। क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी भी जा रही है ना, वो केवल रिलैक्स होकर घरों में नहीं बैठे, उनको तो मजबूरी में भय के कारण बैठना पड़ा है। और वो बाहर निकलेंगे तो जैसे हमने पिछले साल देखा कि बाहर निकले लोग और एकदम लाइन लगी फरवरी, अप्रैल और मार्च के बाद वो इस चपेट में आएंगे। तो अभी तो वैक्सीन दूर है, अभी तो वैक्सीन ही दूर है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की जो हालत है वो सामने दिख रही है। उसके बाद भी वैक्सीन लगने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा।
जान जाए ना जाए, पर कोविड का संक्रमण वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकता है, ये भी बात कान बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिद्धांत मेरा ये मतलब, जो हम जितने आंकड़े समझ पा रहे हैं और कोविड पर जितनी बात कर रहे हैं, सरकार कहे भी कि संक्रमण घट रहा है, सरकार कहे कि सब कुछ ठीक है, नियंत्रण में, बिल्कुल मत मानिएगा, अपने जान के लिए बिल्कुल मत मानिएगा। क्योंकि क्या आप उस डॉक्टर पर भरोसा करेंगे जो आपकी सबसे गंभीर बीमारी की रिपोर्ट छिपा ले और आपको चलता कर दे? आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को आपकी रिपोर्ट में दिखे कि आपको ये गंभीर बीमारी है और ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है, और वो आपसे वही करने के लिए कहे जिससे वो बीमारी बढ़ती है, वो आपको सही सूचना ना दे, तो क्या आप उस डॉक्टर पर विश्वास करेंगे? क्या आप उसे माफ करेंगे? लगभग वैसी ही स्थिति है। तो अब आंकड़े जो आपके सामने आ रहे हैं उन्हें गहराई से समझिए और परखिए, और किसी स्थिति में यह विश्वास मत करिए कि चीजें नियंत्रण में हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ पहली मंजिल सुरक्षित होने के सिद्धांत माने ना, हमें माने कि सुरक्षा की पहली मंजिल कब मिलेगी? सुरक्षा की पहली मंजिल तब मिलेगी जब भारत की कम से कम 40-50%, 60% आबादी पर के पास वैक्सीन की खुराक पहुंच जाएगी। और जब तक नहीं पहुंचती है तब तक तो हर व्यक्ति को हर व्यक्ति से खतरा है और दूसरे व्यक्ति को खतरा है। तो ये जो आंकड़ों की पूरी गफलत थी, तो मुझे लगता है कि सरकारें अगर हमें बचाना चाहती हैं इस बीमारी से, तीसरी लहर में दूसरी लहर जैसी तबाही रोकना चाहती हैं, तो उन्हें सच बताना चाहिए। सच बताकर वो हमारे ऊपर कृपा करेंगी, उपकार करेंगी, हमारे प्राण बचाएंगी, हमें खतरे में नहीं डालेंगी। और मैं यहाँ पर एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि वैक्सीन की जो बात हो रही है, वैक्सीन का बीच का गैप 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, कुछ भी कर दो, कभी भी कर दो, कौन सी कमेटी किस रिसर्च के आधार पर यह फैसला ले रही है, ये सब चीजें भी थोड़ी पब्लिक डोमेन में आए। अब लोग मर रहे हैं, लोगों के जीवन का सवाल है साहब। आप बंद कमरे में करके गवर्नमेंट पैनल के नाम से सब कुछ नहीं चला सकते। आपको स्टडी और रिसर्च बेस्ड आप कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पैरामीटर्स जो सेट किए गए उस रिसर्च को करने के, वो सारा कुछ पब्लिक डोमेन में रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप पहली लहर तक, मार्च अप्रैल तक आप ये मान रहे थे कि 4 हफ्ते में वैक्सीन लगना जरूरी है, नहीं तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। पूरी दुनिया में हर देश 4 हफ्ते के गैप पर वैक्सीन लगा रहा है। हमारे पास वैक्सीन की कमी, तो हमने कह दिया जाइए अब तो हम 12 हफ्ते पे लगाना शुरू करेंगे। इसका लॉजिक क्या है कि वैक्सीन की कमी है तो आप लोगों को और ज्यादा खतरे की तरफ बढ़ा दोगे कि आपको वैक्सीन बाद में मिलेगी। कहां से, मतलब हम बैठे बैठे ये फैसले कर लें और लोगों की जान खतरे में डाल दें, इसका लॉजिक क्या? या तो 4 हफ्ते में लगाने का तर्क सही नहीं था, या 12 हफ्ते में लगाने का तर्क सही नहीं हुआ। क्या वैक्सीन की कमी के कारण हमने एक खुराक देकर लोगों को लॉकडाउन से बाहर निकलकर अपना काम करने के लिए मजबूर कर दिया? हम ये नहीं समझ पा रहे। हमने पिछली बार भी इस बात पे चर्चा की थी, उससे पहले भी चर्चा की थी। हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें ये नहीं मालूम है कि बीमारी का अर्थ, संक्रमण का अर्थ सिर्फ मौत ही नहीं है। संक्रमण का अर्थ गरीबी भी है, संक्रमण का अर्थ बेकारी भी है, संक्रमण का अर्थ महीनों के लिए कोविड के संक्रमण के बाद अशक्त हो जाना, काम करने लायक ना बचना, भुखमरी की तरफ चले जाना, ये भी सारी चीजें। तो व्यवस्था अगर कमजोर है तो उसकी कमजोरी स्वीकार होनी चाहिए। संक्रमण है तो उसे छिपाने से कोई फायदा नहीं, उसे लोगों को बताया जाना चाहिए, तो शायद लोग ज्यादा सुरक्षित होंगे। पारदर्शिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोविड की पूरी रणनीति में सिद्धांत पहले दौर से लेकर दूसरे दौर तक बिंदुवार बिंदु में बता सकता हूं कि ट्रांसपेरेंसी का कोई मतलब नहीं रखा गया। ऐसा माना गया जैसे कुछ लोग, 10-12 लोग जो सोचते हैं वही सारे नियम, वही सारे कानून सही हैं, और फिर बाद में पलटकर दूसरी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, और उससे हमारे लिए खतरा ज्यादा बढ़ता है। हर व्यक्ति को पता है महामारी है, हर व्यक्ति को पता है कि कोविड फैला हुआ है। आप आंकड़े अगर ज्यादा दिखाओगे या कम दिखाओगे तो इससे उसकी आपके लिए वो एक इमेज बिल्डिंग होगी, पर उसके लिए तो ये जीवन मरण का सवाल है। आशुमा जी, कुछ सवाल हैं हमारे पास, कुछ सवाल, सुझाव, सब कुछ है। पहला सवाल है मुन्ना त्रिपाठी का। इन्होंने कहा है कि व्हाई द क्रिप्टो प्राइसेस आर गोइंग डाउन दीज डेज। क्या ये इस वजह से है क्योंकि इलॉन मस्क ने कुछ कहा, कि इसके लिए बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं? आशुमा जी। सिद्धांत, कई सारे फैक्टर हैं। हम लोगों ने खर्चा पानी के एक एपिसोड में इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इलॉन मस्क के बाद एक 2 बड़ी चीजें हुई हैं। पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो करेंसी के कामकाज के ऊपर नए सिरे से ध्यान देना शुरू किया है। सबसे बड़ा फैसला चाइना ने 2 दिन पहले लिया, जब उन्होंने अपने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो एक्सचेंजेस से डील करने से रोक दिया, और उसका असर अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो मार्केट में पड़ा। $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन गिर गया।
एक सबसे बड़ी चीज ये है कि क्रिप्टो का जो रेगुलेटरी ढांचा है या क्रिप्टो करेंसीज का जो रेगुलेटरी ढांचा है वो स्पष्ट नहीं है पूरी दुनिया में। ये करेंसी है, एसेट है, इसके बीच में विवाद चल रहा है इस वजह से। और दुनिया, भारत के रेगुलेटर भी इस पर काम कर रहे हैं, आरबीआई ने भी, बैंक ने भी कुछ सुझाव दिया है। सरकार भी एक नए सिरे से वर्किंग ग्रुप पे काम कर रही है। तो एक तो पहलू ये है कि रेगुलेटरी गैप है, कानूनों में एक खालीपन है, एक वैक्यूम है। दूसरी चीज ये कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ना शुरू हो रही है, निवेशक फिर महंगाई के अगेंस्ट हेज या बचाव की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जो डेटा हमें दिखता है, जो हमें फ्यूचर के क्रिप्टो एक्सचेंजेस का डेटा जो हम क्रंच कर रहे थे 2 दिन से, उसमें हमें दिख रहा है कि क्रिप्टो मार्केट से लोग गोल्ड के मार्केट की तरफ वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गोल्ड ज्यादा रिलायबल एसेट है महंगाई बढ़ने से बचाव के लिए। तो दूसरी बड़ी वजह ये दिखाई दे रही है। इन 2 वजहों से हमें क्रिप्टो मार्केट में तेजी से गिरावट दिखाई दे रही, और शायद यह अनिश्चितता तब तक बनी रहेगी जब तक कि दुनिया भर की सरकारें, मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ, एक सरकार के क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर एक कॉमन ग्लोबल कंसेंसस बनानी पड़ेगी दुनिया के सारे देशों को मिलकर कि वो इस एसेट का या इस करेंसी का, ना तो अभी ये एसेट के तौर पर आइडेंटिफाइड है ना करेंसी के तौर पर आइडेंटिफाइड है, इसका क्या किया जाए, इसे कैसे रेगुलेट किया जाए और इसे कैसे ट्रांसपेरेंटली रन होने दिया जाए। जब तक ये नहीं आता तब तक ये अनिश्चितता इसमें बनी रहेगी। हाँ, तो इस तरह के किसी भी एंटिटी में निवेश करने के पहले आप सारा कुछ देख समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, सारे खतरों को भांप लीजिए, उस हिसाब से निर्णय लीजिए। अंशुमान जी, तुषार खन्ना का सवाल है, बहुत स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है और लेकिन मजेदार सवाल है, इसलिए मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। कैन वी एक्सपेक्ट यूएस डॉलर टू बी रिमूव्ड एज वर्ल्ड रिजर्व करेंसी इन लॉन्गर टर्म, गिवन चाइना डिजिटल जो उनका करेंसी वाला प्रोग्राम है, एंड अदर मेजर इकोनॉमीज डिजिटाइजिंग देयर करेंसी एंड मैसिव डॉलर प्रिंटिंग रिसेंटली सीन? No, I don't see this going to happen soon in say next 5 to 10 years. More than 5 years, you just cannot predict even for that what will happen. But fiat currency is a very strong concept, and fiat currencies works with a global consensus. There are a lot of countries who are not going to accept yuan or any other currency, for that matter, even euro as a fiat currency. Dollar has been considered as an important fiat currency across the world between the intergovernmental trade and inter country trade. Yuan is trying to replace, but for that China has to change his whole financial system completely upside down. चाइना के financial system में बहुत सारी non transparencies हैं, बहुत सारी opaqueness हैं, बहुत सारी चीजें साफ नहीं हैं। चाइना अपनी करेंसी का वैल्यूएशन कैसे करता है, चाइना अपने करेंसी के वैल्यूएशन को रेगुलेटर की तरीके से यूज करता है जब उसकी जरूरत होती है, और दुनिया के बहुत सारे देश यूज करते हैं। ये सारी शर्तें चीन पर जब लागू होंगी, एक चीज। दूसरी चीज ये कि दुनिया के सारे देश चीन की करेंसी को फिएट की करेंसी के तौर पर स्वीकार करेंगे, दूसरी चीज। और तीसरा ये कि क्या अमेरिका के डॉलर में जितनी एसेट्स हैं दुनिया में, दुनिया का हर फॉरेक्स रिजर्व सिद्धांत डॉलर में ही है और वो डॉलर एसेट्स में इन्वेस्टेड है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व हो, चाइना का अपना फॉरेक्स रिजर्व हो, या दुनिया के किसी भी देश का, वो सब डॉलर में इन्वेस्टेड है। तो केवल बात फिएट करेंसी की नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ बॉन्ड मार्केट है, इसके साथ बहुत सारी डॉलर इन्वेस्टेबल एसेट्स हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से या इतनी जल्दी चेंज होगा। यूनाइटेड नेशंस ने एसडीआर करेंसी में युआन को शामिल किया, जो 4-5 करेंसीज युआन में एसडीआर में शामिल है, जिसमें कोई भी कंट्री अपना फॉरेक्स रिजर्व बनाता है उसमें युआन शामिल है। बट युआन को दुनिया की भरोसेमंद विश्वसनीय करेंसी बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। चीन में अभी उतनी पारदर्शिता या उतनी उदारता या वहां के वित्तीय सिस्टम में उस किस्म का खुलापन नहीं है जिस किस्म का खुलापन हो कि लोग चीन की करेंसी पर भरोसा कर सकें, क्योंकि चीन बेसिकली अपनी करेंसी का इस्तेमाल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करता है, और दुनिया के जो भी देश अपनी करेंसी का इस्तेमाल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करते हैं वो करेंसी का मैनिपुलेशन जरूर करते हैं। अगला सवाल है अंशुमान जी, एकलव्य डोभाल का। नमस्ते अंशुमान सिद्धांत जी, नमस्ते। आई होप यू आर डूइंग वेल। या वी आर डूइंग फाइन एंड आई होप we hope you too. Sir, the NBFCs have recently seen their NPA rates double in no time. They are demanding regulatory intervention in the matter. According to you, what could be the way out of, and how close is this from becoming a major crisis? It is already a crisis. हाँ, it is already a crisis. NBFCs has been given a
a lease of life last year through the Atmanirbhar package, when government has allowed banks to buy out assets of NBFCs, take the equity holding into it, or lend them through the special window of RBI. RBI has opened a special window for the financing of NBFCs. But since the economy is sinking, there is no demand of credit. Even banks are having problem. Who is going to take high cost credit from NBFCs? So NBFCs are dismantling. This whole model of shadow banking is cracking now. The crack has started way back in 2018, but now with this slowdown and the economic crisis and recession, most of the NBFCs may not survive. The only good and high quality NBFCs which has been backed by strong financial institutions or strong brands can survive in this. अभी फिलहाल जो क्रेडिट मार्केट है उसमें एक ह्यूज पर्सपेक्टिव चेंज आने वाला है जो पिछले साल से हमने आते देखा है। क्योंकि ये सेकेंडरी क्रेडिट मार्केट में ऑपरेट करती थी एनबीएफसीज, बैंकों से पैसा लेके उन लोगों को कर्ज देने जाती थी जिनकी क्रेडिबिलिटी या जिनकी रेटिंग थोड़ी कमजोर होती थी। वो कौन लोग होते थे? वो ट्रैक्टर खरीदने वाले, वो ऑटोमोबाइल खरीदने वाले, वो मोबाइल फोन खरीदने वाले, वो एसएमई होते थे। वो सारा सेक्टर जो एनबीएफसी से कर्ज लेता था, वो सारा सेक्टर पिछले एक साल में बैठ चुका है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एनबीएफसीज को लेकर अभी बहुत अच्छी परिस्थिति अगले 6-7 महीने 8 महीने में बनने वाली, एक्सेप्ट फ्यू बिग एनबीएफसीज जो ऑब्वियसली पहले से मार्केट लीडर हैं। पर बहुत सारी छोटी एनबीएफसीज के लिए सर्वाइवल का सवाल है, जो बात आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में भी कही, और बहुत सारे ऐसे डेटा पब्लिक डोमेन में हैं जो बता रहे हैं कि एनबीएफसीज के लिए सर्वाइवल का इशू रहेगा। अब वो वाला सेक्शन जिसमें लोग बताते हैं कि वो क्या लिख पढ़ रहे हैं। आकिब जावेद इनका नाम है। आकिब जावेद कह रहे हैं कि उन्होंने सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो युval नोआ हरारी की किताब है, उन्होंने पढ़ी और ही डेफिनेटली रिकमेंड्स इट टू एवरीवन। बहुत अच्छी किताब है, मैंने बहुत जरूर पढ़ी है। और उसके बाद दूसरी किताब भी पढ़ी है, होमो डेउस, जो उसके बाद की उसका सीक्वल है, वो किताब भी पढ़ने वाली है। सैपियंस इतिहास की बात करती है, डेउस फ्यूचर के मानव की बात करती है। दोनों किताबें एक साथ पढ़ने पे आपको पूरा युval नोआ हरारी का जो कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री और फ्यूचर को देखने का, उसके साथ वो समझने में मदद मिलेगी। और पंकज पांडे हमारे व्यूअर हैं, वो बोल रहे हैं कि लगभग 1 साल से अर्थात देखता हूँ ये तात्कालिक समसामयिक आर्थिक मसलों पर मेरी समझ को समृद्ध कर रहा है। शुक्रिया। क्या देखा क्या पढ़ा, मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा। पिछले लॉकडाउन में पीयूष बोगड़े की किताब नेहरू, मिथक और सत्य पढ़ी, और इस बार पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब कौन है भारत माता पढ़ रहा हूँ। अच्छे काम दोनों ही। दोनों किताबें महत्वपूर्ण है। पीयूष बबेले की किताब नेहरू, जो कि एक बिल्कुल दूसरे ढंग से पिछले 6-7 साल में डिस्कस हुए, उसमें कई सारे जो कॉन्कॉर्टेड फैक्ट हैं, कई सारे ऐसे जो फैक्ट नहीं हैं जिन्हें बनाकर सामने पेश किया जाता, उस मामले में काफी धूल और गर्द साफ करती है। और भारत माता का एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब पढ़ने लायक है निश्चित। तो इन्होंने पीयूष बबेले का नाम थोड़ा गलत लिखा है, तो मतलब और इसके बाद इन्होंने अमेज़न प्राइम में द लास्ट शिप देखी, जिसका पहला सीजन 2013-14 में आया था। मैंने द लास्ट शिप देखी नहीं। शुमा जी, आपने देखी है क्या? मैंने उसके शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स देखे थे, फिर उसके बाद पूरी वो नहीं देख पाया, क्योंकि बीच में कुछ दूसरी चीजों की तरफ ध्यान चला गया था। लेकिन वो उस दौर में, मतलब 13-14 के आसपास, जब नेटफ्लिक्स खड़ा हो रहा था, उभर रहा था, और बाजार में उस दौरान की एक अच्छी सीरीज थी। यकीन नहीं होता कि पिछले वर्ष जिस महामारी से दुनिया हलकान है, उससे जुड़े पूर्वानुमान उसी सीरीज में तब लगा लिया गया था। द लास्ट शिप में कह रहे हैं वैश्विक महामारी के प्रभाव से निपटने के तरीकों, वैक्सीन बनाने सहित पर बेहतरीन सीरीज है। शायद आपने देख ली होगी, और ये मैंने नहीं देखी है। मैं इस पर देखने की कोशिश करूंगा। अंशुमान जी ने 1-2 एपिसोड देखे। महामारी की संभावना, वैक्सीन, वायरस, ये सब हॉलीवुड की जो फिल्मकार हैं उनकी कल्पनाओं का हिस्सा रहे हैं। और जो हॉलीवुड में साइंस फाई, जिसको साई-फाई कहते हैं, साइंस फिक्शन फिल्मों की एक बहुत मजबूत श्रृंखला है, बहुत ही मजबूत श्रृंखला, वेल रिसर्च्ड। आप उसे पसंद करें ना पसंद करें, आप उसे फन माने आप उसे माने, लेकिन उनमें जो रिसर्च का एलिमेंट होता है, उसमें जो साइंस का एलिमेंट होता है, जो हमको बिल्कुल चमत्कृत कर देता, हम सोच भी नहीं पाते मैट्रिक्स जैसी मूवी कब बनी थी और आज तक वो रिलेवेंट है और फिलोसॉफिकल है। उसको बुद्धा मूवी माना जाता है, उसको स्टेट की मूवी माना जाता है, जो हमारे सामने आज भी है। तो ये अगर आप इस तरीके की मूवीज का पैटर्न देखेंगे, तो वायरस से, इन्फेक्शन से
एलियंस से अजीब अजीब तरीके से मनुष्यता को खतरे से जुड़ी हुई फिल्मों का एक पूरा का पूरा परिवार है। तो वो उस परिवार में आपको बहुत सारी ऐसी मूवीज मिलेंगी जिनसे आप रिजेम्बलेंस ले सकते हैं कोविड की महामारी का। तो ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। शिकायत है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है, सब कुछ लिखिएगा। क्या फिल्में देखी, क्या पढ़ाई किया, पढ़िएगा जरूर इस एपिसोड को देखने के बाद कि अगले हफ्ते आप बता सकें कि साहब सर ये पढ़ा, ये देखा, तो हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।